गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। श्री भगवान दास तोदी पीजी महाविद्यालय की पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज अपन चर्चा करेंगे एक नए टॉपिक की। टॉपिक का नाम होगा शक्ति, यानी पावर जो है उसको लेकर के अपन आज का जो अपना अध्ययन जो है वो आज प्रारंभ करेंगे। यानी आज का जो अपना जो लेक्चर जो है वो संपूर्ण लेक्चर शक्ति को लेकर के होगा और राजनीति विज्ञान में राजनीतिक शक्ति को लेकर के अपन डिस्कस करेंगे आज के इस व्याख्यान के माध्यम से। और साइंस और क्लास जो रहेगी ये बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है उसका एक पार्ट है शक्ति, यानी कि पावर की अपन बात करते हैं। तो देखिए, जब अपन शक्ति की चर्चा करते हैं, शक्ति के अलग अलग रूप होते हैं, लेकिन अपन जब राजनीति विज्ञान में शक्ति पढ़ते हैं तो यहां शक्ति का तात्पर्य जो होता है वो राजनीतिक शक्ति से होता है। तो थोड़ा सा क्या है कि आप साथ साथ मेरे लिखते रहे, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा सा इन चीजों को क्या है कि अभिव्यक्त करने के लिए आपके पास एक छोटी छोटी परिभाषाएं जो है वो आपके साथ रहनी चाहिए, ताकि आप उन चीजों को क्या है स्पष्ट कर सके। तो पहली चीज आती है कि शक्ति का क्या तात्पर्य है, शक्ति को अपन किस अर्थ में लेते हैं, शक्ति को अपन किस प्रकार से अपन इसको स्पष्ट करते हैं। तो देखिए, एक पावर के रूप में अपन देखते हैं तो सीधा सा आता है कि भाई अपने प्रभाव के द्वारा दूसरे के कार्य और प्रभाव को अपने अनुकूल मोड़ने की जो कला है वही क्या है, शक्ति है। यानी मेरे अंदर पावर, मैं अपनी पावर की बात करूं, मेरे अंदर शक्ति है कि नहीं है, तो मैं जब अपने प्रभाव के द्वारा किसी दूसरे के कार्यों को अपने और अनुकूल मोड़ देता हूं तो निश्चित तौर से मेरे पास क्या है, शक्ति है। अब राजनीति विज्ञान में अपन शक्ति का अध्ययन करेंगे तो यहां शक्ति का तात्पर्य राजनीतिक शक्ति से होगा। तो देखिए, आप साथ साथ लिखिए, राजनीति विज्ञान में मैं लिख देता हूं यहां पे, राजनीति विज्ञान में शक्ति से तात्पर्य राजनीतिक शक्ति से है। यहां अपन जिस शक्ति का अध्ययन करेंगे वो शक्ति कौन सी है, राजनीतिक शक्ति है। यानी कि आपको पहली चीज ये ध्यान में रखनी है कि अपन शक्ति के रूप का जिस विषय के अंदर, जिस क्षेत्र के अंदर अध्ययन कर रहे हैं तो पर्टिकुलर शक्ति उसी नाम से जानी जाती है। तो यहां पर जब राजनीति विज्ञान में शक्ति का अध्ययन कर रहे हैं तो यहां राजनीतिक शक्ति की बात की जाएगी। और राजनीतिक शक्ति की अपन जब चर्चा करते हैं तो दूसरे के कार्य व्यवहार को अपने अनुकूल परिवर्तन करने की क्षमता का नाम ही क्या है, शक्ति। तो यहां देखिए, मैं लिख देता हूं राजनीतिक शक्ति। अब इसकी अपन जब चर्चा करते हैं, राजनीतिक शक्ति की अपन चर्चा करते हैं तो अपन इसको किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, दूसरे के कार्यों व व्यवहार को अपने अनुकूल परिवर्तित करने की क्षमता है। यही राजनीतिक शक्ति की अपन जब चर्चा करें तो यहां क्या आ जाएगा, दूसरे के कार्यों और व्यवहार को अपने अनुकूल परिवर्तित करने की क्षमता का नाम ही शक्ति, राजनीतिक शक्ति के रूप में देखते हैं। अब विद्वान जो है राजनीतिक शक्ति के रूप में आप राजनीतिक विचारों को पढ़ोगे तो कैटलिन राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान मानता है। यहां आगे चल करके मॉर्गन तो बात करते हैं शक्ति के लिए संघर्ष है। तो बहुत सारे जो विचारक हैं प्रभाव के रूप में देखते हैं, लासवेल का नाम आता है प्रभाव के रूप में। तो यहां भिन्न भिन्न विचारकों द्वारा इसके भिन्न भिन्न रूप में इसको प्रदर्शित किया गया है। लेकिन बेसिकली अपन जब शक्ति की परिभाषाओं को पढ़ते हैं तो इन परिभाषाओं से कुछ
मूल तत्व निकल करके आते हैं जिनके आधार पे अपन शक्ति की पहचान करते हैं कि अपन शक्ति को किस प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। तो यहां परिभाषाओं के आधार पर शक्ति के 3 तत्व, यानी परिभाषा के आधार पे शक्ति के 3 तत्व, परिभाषाओं के आधार पर शक्ति के तत्व। दूसरी आप हेडिंग डालिए कि अपन जो राजनीति विज्ञान में शक्ति की जितनी भी परिभाषाएं जब पढ़ते हैं तो उन परिभाषाओं का जो अपन मूल उनके जो तत्व की पहचान करते हैं कि बेसिकली वो उसी तत्व के आधार को स्पष्ट करती है कि भले ही उन्होंने परिभाषा भिन्न भिन्न तरीके से प्रस्तुत की है, लेकिन अपन उन परिभाषाओं के आधार पर शक्ति के कुछ तत्वों की पहचान करते हैं जिन तत्वों के आधार पर अपन शक्ति को स्पष्ट कर सकते हैं। और बेसिकली ये जो तत्व है उनमें अपन 3 तत्व प्रधानतः देखते हैं। सर आप हेडिंग डाल लीजिए परिभाषाओं के आधार पे शक्ति के तत्व। और पहला जो तत्व है उसको अपन अगर देखेंगे तो वो क्या कहता है कि शक्ति जो है वो मनोवैज्ञानिक संबंध को स्पष्ट करती है। शक्ति मनोवैज्ञानिक संबंध को स्पष्ट करती है। मनोवैज्ञानिक संबंध को स्पष्ट करती है। यहां मनोवैज्ञानिक संबंध आता है, एक का प्रभाव दूसरे पे किस प्रकार का होता है। तो ये यहां प्रभाव जो होता है उसके मस्तिष्क पे प्रभाव डालती है कि कोई व्यक्ति दूसरे से किस प्रकार से प्रभावित होता है, उसका प्रभाव उसमें किस हद तक या किस स्तर तक होता है। तो ये मनोवैज्ञानिक संबंध को क्या करती है, स्पष्ट करती है। दूसरा क्या होता है कि इसमें उच्च व अधीनस्थ का संबंध पाया जाता है। दूसरा क्या होता है, इसमें उच्च व अधीनस्थ का संबंध पाया जाता है। उच्च और अधीनस्थ यानी एक आदेश देता है और दूसरा उसके आदेश की पालना करता है। एक के पास तो आदेश देने की शक्ति है और एक के पास आदेश की पालना करने। तो यहां ये उच्च और अधीनस्थ का जो संबंध है उस चीज को क्या करती है, स्पष्ट करती है। यानी उच्च और अधीनस्थ का इसमें क्या है, संबंध पाया जाता है। किसमें, शक्ति में। तो पहला तो आ गया मनोवैज्ञानिक संबंध को स्पष्ट करती है। दूसरा आ गया उच्च व अधीनस्थ, यानी उच्च के आदेश की पालना जो है वो अधीनस्थ करते हैं। उच्च के पास पावर है तभी उसके आदेश की पालना है वो अधीनस्थों के द्वारा की जाती है। तो ये दूसरे संबंध को स्पष्ट कर दिया। तीसरा होता है कि शक्ति का अंतिम प्रयोग जनता पर ही होता है। तीसरा प्रयोग शक्ति का अंतिम प्रयोग, शक्ति का अंतिम प्रयोग जनता पर ही होता है। यानी कि परिभाषाओं के आधार पे शक्ति के 3 जो तत्व निकल करके आए, उन तत्वों को अपन ने इस प्रकार से लिखा है कि शक्ति को अपन किस प्रकार से स्पष्ट करें। तो पहला तो आ गया शक्ति जो है मनोवैज्ञानिक संबंध को स्पष्ट करती है। सामने वाले व्यक्ति का जो प्रभाव जो होता है वो मनोवैज्ञानिक होता है, मस्तिष्क पे उसका प्रभाव पड़ता है, मस्तिष्क। तो यहाँ मनोवैज्ञानिक संबंध जो होता है उसके साथ उसको वो स्पष्ट करती है। दूसरा होता है कि इसमें उच्च और अधीनस्थ का संबंध पाया जाता है, अर्थात उच्च के आदेश की पालना अधीनस्थ के द्वारा की जाती है। यानी आदेशों की पालना कर कौन रहा है, उसके आदेश की पालना कर कौन रहा है। तो यहाँ उच्च और अधीनस्थ का संबंध भी पाया जाता है। और एक आता है कि शक्ति का अंतिम जो प्रयोग है वो जनता पर ही होता है। तो इस आधार पे अपन शक्ति के 3 तत्वों के आधार पे इसकी परिभाषाओं का जो आधार है उसको अपन समझ सकते हैं। तो अब आ गया आपके सामने कि राजनीति विज्ञान में शक्ति जो है वो शक्ति का तात्पर्य है राजनीतिक शक्ति से,
दूसरी ओर अपन ने देखा राजनीतिक शक्ति का अर्थ अपन देते हैं दूसरे के कार्य व व्यवहार को अपने अनुकूल परिवर्तन करने की क्षमता है। और परिभाषाओं के आधार पर इसके तीन तत्वों को देखें तो शक्ति मनोवैज्ञानिक संबंध को स्पष्ट करती है, इसमें उच्च व अधीनस्थ का संबंध पाया जाता है और शक्ति का अंतिम प्रयोग जनता पर ही होता है। तो ये इन तत्वों के आधार पे अपन इसकी जो परिभाषाएं हैं उन परिभाषाओं को समझ सकते हैं। बाकी आपके पास जो किताब है आपकी जो राजनीति विज्ञान के मूल आधार, उसमें जो शक्ति का चैप्टर दे रखा है उसमें विचारकों के द्वारा जो परिभाषाएं दी गई है आप उन परिभाषाओं को पढ़िए, उन परिभाषाओं को आप अंडरलाइन कीजिए कि कौन सा विचारक जो है वो किस चीज पर विशेष तौर से बल दे रहा है, कोई प्रभाव पे दे रहा है, कोई शक्ति के विज्ञान में दे रहा है, कोई संघर्ष के लिए दे रहा है। तो ये आप उन चीजों को पकड़ने का प्रयास कीजिए, वहां से आप ये समझ सकते हैं कि शक्ति के संदर्भ में ये बात अमुक विचारक ने कही थी, कोई प्रभाव के रूप में कह रहा है, कोई शक्ति के विज्ञान के रूप में कह रहा है। तो यहाँ इन चीजों को आप ऐसे देख सकते हैं। और शक्ति का अंततः प्रयोग जनता पे होता है, तो इस प्रकार से तो यहाँ उच्च और अधीनस्थ के जो संबंध है, मनोवैज्ञानिक संबंध है, अंततः प्रयोग है, उनको आप इस प्रकार से देख सकते हैं सर। अब थोड़ा सा अपन देखते हैं कि शक्ति के साथ अपन जब प्रभाव की चर्चा करते हैं तो शक्ति और प्रभाव में किस प्रकार का अंतर होता है वो भी अपने को थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। तो अपन अगला जो पॉइंट लेते हैं वो लेते हैं शक्ति व प्रभाव में अंतर, यानी शक्ति, सत्ता और वेदता। व्यक्ति के पास शक्ति है, शक्ति को जब वेद रूप में मिल जाता है, समाज की स्वीकृति मिल जाती है, तो वो शक्ति किस में कन्वर्ट हो जाती है? सत्ता में कन्वर्ट हो जाती है। तो जब तक शक्ति को कोई स्वीकृति ना मिले तब तक वो एक अलग ही रूप में दिखाई देती है शक्ति। यहां अपन शक्ति और प्रभाव जो होता है, एक तो प्रत्यक्ष रूप से अपने शक्ति का प्रयोग करता है और एक उसके प्रभाव के द्वारा शक्ति जो है वो स्पष्ट होती है। तो प्रभाव और शक्ति में क्या अंतर होता है वो भी थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। ये एक बार आप बना लीजिए, अपने को जो नोटबुक है उसमें आप साथ साथ नोट करते रहें और समय मिले तो दोबारा इन वीडियोस को आप जो है सुनने का प्रयास करें और सुनकर के नोट्स जो है वो तैयार करें सर। शक्ति व प्रभाव में अंतर, शक्ति व प्रभाव में अंतर। अब शक्ति और प्रभाव के अंतर को अपन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर अपन देख सकते हैं कि शक्ति जो है, शक्ति की तुलना में प्रभाव अधिक लोकतांत्रिक है। शक्ति की तुलना में प्रभाव अधिक लोकतांत्रिक है, अधिक लोकतांत्रिक है। यानी जब हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बात करते हैं तो प्रभाव में क्या होता है कि इसका वास्तविक कोई प्रयोग नहीं होता है, व्यक्ति विशेष के प्रभाव के माध्यम से ही वो किसी भी पर कोई कार्य करते हैं और उस कार्य को विलंबता हो रही है तो वहां किसी व्यक्ति विशेष के पास ऐसी शक्ति होती है कि केवल और केवल प्रभाव जो होता है उसके प्रभाव से ही वो काम हो जाता है। उसे वहां जाने की आवश्यकता नहीं है, केवल नाम मात्र से ही, यानी कि अमुक व्यक्ति ने मेरे को यहां भेजा है साहब इस कार्य के लिए। आप लंबे समय से किसी दफ्तर के चक्कर में काट रहे हो साहब, आपका काम नहीं, आपको बार बार किसी ना किसी प्रकार के जो आप यूं कहें कि प्रलोभन दिए जा रहे हैं, नहीं इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, कोई ना कोई बहाने बनाए जा रहे हैं और आप उस प्रक्रिया से क्या है दुखी है। लेकिन जब आप किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेते हैं कि अमुक व्यक्ति ने मेरे को यहाँ पे आपके पास भेजा है, तो उस व्यक्ति के नाम से ही, यानी वो प्रभाव जो है उस प्रभाव से आपका कार्य हो गया,
उस व्यक्ति को प्रत्यक्षतः वहां आने की आवश्यकता नहीं थी। तो ये क्या हो गया, शक्ति की तुलना में प्रभाव जो है वो अधिक लोकतांत्रिक है। कोई अपने वास्तविक बल प्रयोग करता है, लेकिन यहां केवल और केवल शक्ति के तुलना में प्रभाव। दूसरा आता है शक्ति का जो परिणाम है वो शीघ्र मिलता है। शक्ति का परिणाम, शक्ति का परिणाम शीघ्र मिलता है, यानी शीघ्र मतलब जल्दी। शक्ति जो होती है एक संगठनात्मक रूप से अपन चर्चा करें तो जितना ज्यादा बड़ा संगठन होता है उसमें शक्ति उतनी ज्यादा पाई जाती है। तो यह कहने का मतलब है कि शक्ति के माध्यम से, यानी एक संगठित रूप को अगर देखें तो वहां अपने को किसी भी कार्य का जो परिणाम जो होता है वो तीव्र गति के साथ मिलता है। प्रभाव का जो क्षेत्र होता है वो शक्ति की तुलना में व्यापक होता है। नेक्स्ट है प्रभाव का क्षेत्र शक्ति की तुलना में व्यापक होता है। यानी शक्ति की अपन चर्चा करें, किसी के पास पैसे के रूप में, लोगों के रूप में ये जो शक्ति अपने को दिखाई देती है, ये शक्ति जो होती है उसको सीमित क्षेत्र में ही वो व्यक्ति है अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है। उसका जो अपनी वर्चस्व जो होता है वो लंबे भूभाग पे या लंबे क्षेत्र में दिखाई नहीं देता है, लेकिन किसी व्यक्ति के पास उसके प्रभाव, उसकी जो कार्यशैली है, उस कार्यशैली का प्रभाव जो होता है वो व्यापक क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि प्रभाव का क्षेत्र जो है वो शक्ति के क्षेत्र की तुलना में क्या होता है, व्यापक होता है। अब हम एक चर्चा कर लेते हैं मैक्स वेबर के शक्ति के प्रकार को लेकर के, कि मैक्स वेबर ने भी शक्ति के कुछ प्रकार बताए हैं। तो ये भी आप नोट कर लीजिए एक बार, और फिर अपने अंतिम जो बिंदु अपना जो रहेगा वो होगा मैक्स वेबर के अनुसार शक्ति के प्रकार। नेक्स्ट जो बिंदु है वो है मैक्स वेबर के अनुसार शक्ति के प्रकार। और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि मैक्स वेबर ने शक्ति के कितने प्रकार बताए हैं। सत्ता के प्रकारों में भी आपको देखने को मिलेगा कि मैक्स वेबर सत्ता के भी प्रकार जो है वो बताता है। तो इस प्रकार यहाँ शक्ति सत्ता वाला जो अध्याय जो रहेगा वो उसमें मैक्स वेबर जो है ये इंपॉर्टेंट है। इसकी प्रकार जो बताए हैं सत्ता के और शक्ति के, वो एग्जाम में भी बार बार पूछे जाते हैं। अब अपने को देखना है कि मैक्स वेबर शक्ति के कौन कौन से प्रकार बताता है। उसके अलावा भी शक्ति के जैसे स्रोत होते हैं कि शक्ति किन किन स्रोतों के माध्यम से जो है हमें प्राप्त होती है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि शक्ति के प्रकार भी देखेंगे, शक्ति के स्रोत भी देखेंगे, लेकिन प्रकार देखने से पहले अपन मैक्स वेबर के द्वारा जो शक्ति के प्रकार बताए गए वो अपन प्रकार देख लेते हैं। राजनीतिक शक्ति भी होती है, आर्थिक शक्ति भी होती है, सामाजिक शक्ति भी होती है, धार्मिक शक्ति भी होती है। तो कहने का मतलब सांस्कृतिक शक्ति। तो ये जो एक अलग प्रकार के जो रूप होते हैं वो शक्ति भिन्न भिन्न रूपों में देखने को मिलती है, लेकिन मैक्स वेबर जो शक्ति के प्रकार बताता है वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से भी, क्योंकि एग्जाम में इनको पूछा भी जाता है। तो पहला मैक्स वेबर ने जो शक्ति का प्रकार बताया है वो होता है परंपरागत शक्ति। यानी किसी व्यक्ति के पास वंश परंपरा के आधार पे जो शक्ति जो है, पावर जो है आती है, वो परंपरागत शक्ति का रूप कहलाती है। मतलब जैसे कोई राजा है, जैसे मैं राजवंश की बात करते हैं, राजतंत्र व्यवस्था की बात करते हैं, वो राजा है और राजा के पास क्या होती है, पावर होती है संपूर्ण अपने क्षेत्र के अंदर निर्णय देने की, और उसके निर्णय की संपूर्ण जनसमुदाय जो होता है वो सम्मान करता है। तो यहाँ राजा के बाद उसका पुत्र जैसे इस गद्दी पे बैठता है उसे उस राजा की शक्ति स्वतः ही मिल जाती है।
तो ये जो शक्ति का जो प्रकार है, ये कौन से प्रकार में आता है? परंपरागत शक्ति में आता है। पिता के बाद पुत्र को, जो पिता की जो शक्ति थी वो स्वतः ही उसे मिल जाती है, तो वो परंपरागत शक्ति कहलाती है। दूसरा होता है कानूनी शक्ति। अब कानूनी शक्ति होती है, कानून के द्वारा एक निश्चित प्रक्रिया के माध्यम से किसी व्यक्ति के पास पावर आती है, वो कानूनी शक्ति कहलाती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने मेहनत कर करके कोई ऑफिसर बन गया, और उस ऑफिसर उस पद पे जब वो आसीन होता है तो उस पद की जो शक्ति होती है वो उसे कानूनी तरीके से मिलती है। मान लीजिए यहाँ पे कोई व्यक्ति कलेक्टर बन गया, कोई व्यक्ति एसपी बन गया, तो यहाँ वो अपनी मेहनत के बल पे उससे पद पे पहुंचा है, और उस पद की शक्तियां वो क्या कर रहा है? निर्वहन कर रहा है। तो ये कानूनी शक्ति है, उसने कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से उस शक्ति को प्राप्त किया है। इसको कानूनी शक्ति भी कहते हैं और तर्क संगत शक्ति भी कहते हैं। तर्क संगत है। यहां इसको जो शक्ति मिली है वो तर्क संगत है, यानी एक विधि जो बनी, एक नियम जो है उस प्रक्रिया का है, उस प्रक्रिया की संपूर्ण प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए उसने उस शक्ति को प्राप्त किया है, तो ये कानूनी कहलाता है। एक आता है करिश्माई शक्ति। ये जो शक्ति जो होती है ये व्यक्ति के व्यक्तित्व के आधार पर मिलती है साहब, व्यक्तित्व के आधार पर, यानी किसी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो प्रभावशाली होता है, और उसके आधार पर वो क्या करता है? शक्ति अर्जित कर लेता है। जैसे हिटलर का नाम सुना होगा, मुसोलिनी का आपने नाम सुना होगा, उन्होंने संपूर्ण राज्य की शक्ति को अपने हाथ में लिया। तो यहां क्या था? उनके पास जो शक्ति थी, वैचारिक जो शक्ति थी, उनके विचारों को संपूर्ण समाज ने क्या किया? स्वीकार किया था। उनका जो करिश्माई जो व्यक्तित्व था, समाज में बदलाव लाने के लिए लोगों ने उसको स्वीकार किया और उसकी शक्ति को क्या किया? वैधता प्रदान कर दी, अर्थात स्वीकृति प्रदान कर दी। और जैसे ही लोगों की स्वीकृति उसकी शक्ति के साथ जुड़ी, वैसे ही उसके पास सत्ता जो थी वो प्राप्त हो गई, अर्थात सत्ता का स्थानांतरण उसके पास हो गया। तो यहां जो उन्होंने वो सत्ता प्राप्त की थी, यह सत्ता उन्होंने अपनी करिश्माई व्यक्तित्व के आधार पर उस शक्ति को उन्होंने प्राप्त किया था। यानी कि कहने का तात्पर्य कि उस व्यक्ति के पास पहले कुछ नहीं था, कोई नाम नहीं था, लेकिन एकाएक ही, इसमें जैसे वाघवीरों का नाम आता है, जो एकाएक ही पैदा होते हैं, एकाएक ही जन समुदाय के सामने आते हैं और आकर के उस समुदाय के प्रतिनिधि बन जाते हैं। पहले उनका नाम ही नहीं था, और कुछ समय विशेष में वो एक तरीके से क्या कहेंगे, उनको वो उदित होते हैं और संपूर्ण समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। समाज उनके विचारों को स्वीकृति प्रदान कर देता है, उसकी शक्ति को स्वीकृति दे देता है, और जैसी स्वीकृति देता है वो क्या बन जाता है? उस समाज का सर्वेसर्वा बन जाता है। तो ये कहलाता है करिश्माई शक्ति। और एक आता है दमन के आधार पर, चौथा जो रूप आता है दमन। इसमें कोई व्यक्ति क्या होता है? लोगों का, संस्थाओं का, नियमों का दमन कर करके और सत्ता को क्या कर लेता है? हथिया लेता है। यहां उसकी शक्ति को समाज की कोई स्वीकृति नहीं है, लेकिन उसने दमन के आधार पर संपूर्ण समाज की भावनाओं को कुचलते हुए, संपूर्ण नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए शक्ति को क्या कर लिया है? अपने हाथ में ले लिया, सत्ता को अपने हाथ में ले लिया है। यहां समाज की कोई स्वीकृति नहीं है, ना ही नियमों की कोई अनुमति है उसको इसके बाद, लेकिन फिर भी वो क्या करता है? अपने उस शक्ति बल के आधार पे, दमन के आधार पे और सत्ता को हथिया लेता है। तो इस प्रकार ये चार रूप जो थे मैक्स वेबर ने शक्ति के बताए थे। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो के माध्यम से आपने शक्ति जो थी उसको अपने राजनीतिक शक्ति के रूप में देखा, फिर दूसरे कार्य व्यवहार को अपने अनुकूल परिवर्तन करने के रूप में इसको परिभाषित किया, फिर इसकी परिभाषाओं के आधार पर इसके 3 मूल तत्व निकाले कि मनोवैज्ञानिक संबंध को स्पष्ट करती है, उच्च व अधीनस्थ के बीच जो संबंध होता है उनको स्पष्ट करती है, और इसके अलावा शक्ति का अंततः प्रयोग जनता पे होता है। इसके बाद अपने मैक्स वेबर की शक्ति जो थी उनको अपने देखने का जो कार्य जो है वो भी किया है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।